नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ जॉन डन। तो आइए पोएम की शुरुआत करने से पहले हम लोग पोएट के बारे में कुछ जानते हैं, जो कि आपके बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। आइए उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 एंड उनकी मृत्यु हुई थी 1631 में, ही वॉज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। जॉन डन के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, जो उन्होंने शुरुआत की थी एक नए तरीके की। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और उन्होंने एक नए तरीके की गीतात्मक और व्यंग्यात्मक वर्स की शुरुआत की थी। उनका जन्म लंदन में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। उनका जन्म उस समय हुआ था जब बहुत ही स्ट्रिक्टली इंग्लैंड एंटी कैथोलिज्म को फॉलो कर रहा था, और एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में उनका, जो कि एक व्यापारी परिवार था, उसमें उनका जन्म हुआ था। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to the prison for secretly marrying his patron's niece. उन्हें अपनी पढ़ाई अपने धर्म के कारण बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए ही वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके। और उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और फिर थियोलॉजी की भी पढ़ाई की। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। और उसके बाद वो 2 नेवल एक्सपेडिशंस में भी उन्होंने भाग लिया, और फिर एक बहुत ही पावरफुल नोबल थे जो उस समय के, उनके यहाँ वो एक सेक्रेटरी के रूप में भी काम उन्होंने किया था। मगर उन्हें वो उस नौकरी को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो उनके मालिक थे, उनकी भतीजी से उन्होंने चुपके से शादी कर ली थी। इस कारण से उन्हें वहाँ उस नौकरी से भी हटा दिया गया था। 1615 में जब उनकी उम्र 42 ईयर्स की थी, when he was 42, Dunn accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. 1615 में जब उनकी उम्र 42 साल की थी, वो दीक्षा प्राप्त किए और एंग्लिकन चर्च में अपने समय के बहुत ही बड़े उपदेशक बन गए। In love lyricism, Dunn broke completely with the Petrarchan tradition. पेट्रार्क एक इटालियन पोएट थे जिनका राइमिंग स्कीम था ABBA, लेकिन जॉन डन उनको फॉलो न करते हुए उस राइमिंग स्कीम को बिल्कुल उससे हट के अपना एक अलग राइमिंग स्कीम बनाए, जो कि था ABABCDDC। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में और आपको विस्तार से बताऊंगी। डन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन एंड इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियन टोन। और वो पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो था उसको वो बिल्कुल तोड़ते हुए अपना एक बिल्कुल नए तरीके का एक अलग कोलोकियल, अपनी बोलचाल वाली भाषा का उन्होंने एक आविष्कार किया, और वो बिल्कुल साधारण तरीके से अपने पोएम्स को लिखने लगे, और इस कारण से भी वो उनके पोएम्स बहुत ही फेमस होने लगे। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. और वो उस वक्त जो भी डिस्कवरीज जो हुए थे, जो भी खोज हुए थे साइंस और ज्योग्राफी में, जो लेटेस्ट डिस्कवरीज थे, उसको भी उन्होंने अपने पोएम्स में टच किया है। और डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, अपने सॉन्ग्स के लिए। और सोनेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, तो सोनेट्स के लिए भी बहुत ही वो फेमस हुए हैं। सटायर्स यानी व्यंग्यात्मक जो कृति होती है उसके लिए फेमस हुए हैं। और एलिजीज़ का मतलब होता है शोक गीत, और sermons उपदेश, इन सभी चीज़ों के लिए भी जॉन डन फेमस है। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत कुछ लिखा है। Genuine poetic feelings, harsh meters, strained and whimsical images characterize all his poetic creations. इनका जो
जो इनका पोएम्स अगर हम पढ़ते हैं तो जो भी पोएटिक फीलिंग जो आता है, जैसे लगता है कि हम इनके पोएम्स को बिल्कुल ही नज़दीक से, करीब से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मीटर्स भी बहुत ही हार्श होते हैं और विम्सिकल इमेज, बहुत जैसे कभी कभी लगता है कि सन की जैसा कुछ भी लिख देना। और जो पढ़ने वाले होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, दे ऑल लाइक दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन डन। तो ये इनके राइटिंग स्टाइल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। और अब आगे हम लोग आइए पोएम को पढ़ते हैं। पोएम को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि पोएम में हम बहुत सारा स्पेलिंग्स ऐसा देखेंगे जो ओल्ड इंग्लिश से है, तो कब हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेलिंग्स हैं वो उस ज़माने में, और इनका एक स्टाइल था, ये आई के जगह वाई लिख देते थे और लास्ट में बहुत सारे वर्ड्स के ये ई ऐड करते थे। तो दिस इज़ अ जेन्युइन थिंग रिगार्डिंग जॉन डन्स पोएम्स। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, it is best to use myself in zest, thus by faint that's to die। तो ये पोएम है, इसे मैंने जस्ट अभी एक बार पढ़ा है। इसके बाद हम इस पैराग्राफ का हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं पोएम को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो हैं वियरीनेस, जो कि टायर्डनेस है, और या फटीग, थकावट जो हम बोलते हैं। दी है, दी का ओल्ड इंग्लिश है में दी होता है और दी का मतलब यू होता है। होप, आशा जिसे हम कहते हैं, एक्सपेक्ट समथिंग विथ कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास होता है, मतलब आशा होती है कि ये चीज़ होगा ही, और एक पॉजिटिव नोट इसमें शो होता है। डाई, जैसा कि मैंने बताया कि आई के जगह वाई लिखते थे जॉन डन। जेस्ट, समथिंग डन टू अम्यूज़, कुछ अपने आप को खुश करने के लिए या जोक की तरह किया हुआ कोई कार्य। मी, जैसा इस पैराग्राफ में MEE है, इसका मतलब ME मी है। आइए अब पोएम को हम लोग इस पैराग्राफ को फिर से देखते हैं। Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। यहाँ हम पहले ध्यान देंगे कि ये फ्लैटरिंग एडजेक्टिव है, स्वीटेस्ट लव। जैसे किसी को हम खुश करने के लिए, फ्लैटर करने के लिए बहुत कुछ बोल दे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मुझे ये आपका ये काम मुझे बहुत पसंद आता है, इस तरह से जो हम लोग सुनते हैं ना, फ्लैटरिंग, चापलूसी, जो उस तरह से है ये कि अपनी बिलवेड को, या कह सकते हैं कि एनी मोरिन की वाइफ थी, अपनी वाइफ को संबोधित करते हुए जॉन डन कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, स्वीट हो सकती है लव, अपने प्यार के लिए वो स्वीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव यहाँ यूज़ कर रहे हैं। स्वीटेस्ट लव मतलब तुमसे ज़्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। तो स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, GOE गो पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ GOE का मतलब ई हम इग्नोर कर सकते हैं, इट्स ओनली गो। तो ही इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग दैट स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रेमिका या पत्नी, जो भी आप कह सकते हैं, मैं इसलिए, आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। दी मतलब तुम, अपनी वाइफ को संबोधित कर रहे हैं वो, तो कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या ऊब गया हूँ। और नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही ये मुझे आशा है कि मुझे इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला या तुमसे ज़्यादा अच्छी कोई प्रेमिका या मुझे मिलेगी। तो अपनी वाइफ को ये सुपरलेटिव डिग्री, स्वीटेस्ट वर्ड यूज़ करते हुए बोल रहे हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल ये ना सोचना कि मैं तुमसे थक गया हूँ और तुमसे दूर जा रहा हूँ, या ये भी मुझे आशा नहीं है कि मैं तुम्हें जब छोड़ के जाऊँगा तो मुझे तुमसे बेहतर कोई मिलने वाला है, अ फिटर लव, तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला मुझे कोई मिलने वाला है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आगे वो कहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। लेकिन चूँकि सभी को एक दिन मरना है, और इस पोएम में हमें ये भी दिखेगा कि जॉन डन जो है वो बार बार इस फैक्ट को कभी हमें भूलने नहीं देते हैं कि हमें एक न एक दिन, सभी को एक न एक दिन मरना ही है। हम सभी को इस दुनिया से एक न एक दिन चले जाना है। हमने पहले भी देखा कि वो अध्यात्म
आध्यात्मिक बातें ज़्यादा करते थे, धर्मशास्त्र की ओर ज़्यादा उनका रुझान था। तो ये वो बात कभी ना खुद भूलते हैं और ना जो रीडर हैं, उनके पोएम्स के जो रीडर होते हैं उनको भी ये नहीं भूलने देते हैं कि एक न एक दिन सभी को जाना ही है, मरना ही है, चाहे तुम जितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो सच्चाई है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वो कभी नहीं मिटने वाला है कि हम सभी को एक न एक दिन मरना ही है। तो वो फिर इसी बात को स्ट्रेस देते हुए बोल रहे हैं, ही इज सेइंग दैट बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेन डेथ टू डाई। वो कह रहे हैं कि चूँकि हम सभी को या मुझे एक दिन मरना ही है। यहाँ डाई का स्पेलिंग देखिएगा, DYE डाई, यानी कि मैंने पहले बार बार ये बता रही हूँ कि जॉन डन वाई को आई के जगह वाई यूज़ कर लेते थे। तो आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे तो अंत में मरना ही है, लेकिन इस चीज़ को मैं क्यों ना अपने एक प्रिटेंड करूं, मतलब मैं तुमसे दूर जाऊं और तुम्हें और हमें दोनों को एक दूसरे से अलग होने का जो अनुभव होगा, वो एक तरह से जैसे हम मान लो कि तुम तैयार हो जाओगी कि आफ्टर माय डेथ तुम्हें क्या फीलिंग होगा, तुम्हें क्या फीलिंग तुम्हारे अंदर होगी, तुम क्या फील करोगी, ये हम अभी ही प्रिटेंड करके यानी कि हम इस तरह का ये सिचुएशन बना के और एक बार देखते हैं कि मैं अगर तुमसे अलग हो जाता हूँ तो तुम्हें क्या महसूस होता है और मुझे क्या महसूस होता है। तो लिख रहे हैं कि टू यूज़ माई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट, इससे अच्छा है, हम सभी को तो मरना ही है, लेकिन इससे अच्छा है कि इस चीज़ को हम जीते जी और एक तरह से इसको एक अनुभव, एक अलग तरह का अनुभव होगा, एक जोक ही समझ लें हम, जेस्ट मतलब एक जोक ही समझ के, लेकिन एक नया अनुभव लेते हुए हम इस दुनिया में रहते हुए ये अनुभव ले लें कि हम दोनों अलग हों, मैं मर जाऊं या मैं तुमसे जुदा हो जाऊं तो कैसा महसूस होगा। तो ये कह रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेन डेथ टू डाई, मतलब नकली डेथ मरने का नकली मतलब नाटक करके, और हम लोग इस बात को महसूस कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे तो कैसा महसूस करेंगे। अब अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे, पिछली रात भी सूरज डूब गया था। वो सूरज का वो जैसा मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि वो उस समय उस वक्त जो भी जानकारी थी साइंस के बारे में, पहले लोग ये जानते थे कि सूरज डूब जाता है और फिर निकल आता है, फिर डूब जाता है। तो जैसा था वो वैसा ही बता रहे हैं कि सूरज पिछले रात भी डूब गया था और इस बार फिर नया जब सुबह हुआ तो वो निकल आया। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछले रात भी जब रात हुई थी तो सूरज डूब गया था, और येट इज़ हियर टुडे, वो बता रहे हैं कि पिछले दिन भी सूरज निकला था लेकिन शाम होते ही वो डूब गया, और फिर आज सुबह देख रहे हैं तो वो यहाँ पे अभी है। इसका मतलब कि वो अपना काम निरंतर करते जा रहा है, और येट इज़ हियर टुडे आज फिर है, और ही हैड नो डिज़ायर, उसकी कोई इच्छा नहीं है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे, he hath no desire nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. This is the next paragraph, और इसका hard words अब देख लेते हैं, then I will explain the paragraph to you. The difficult words in this paragraph is, this stanza is, yester night means last night, desire strong wish, इच्छा जो बोलते हैं, बिलीव यहाँ पे वही स्पेलिंग है, डबल ई है, आई की जगह ई लिखा है उन्होंने, तो इसका मतलब विश्वास, ट्रस्ट, स्पर्स जो कि मॉडर्न इंग्लिश में SPURS होता है, मोटिवेट होता है, और देन यहाँ दैन के लिए देन हुआ है यूज़, और हाफ, फियर, ही, सब में एक्स्ट्रा ई इज़ एडेड। सो आप लोग देख के घबराइएगा नहीं कि ये अलग नया वर्ड कहाँ से आ गया। दीज आर ऑल द वर्ड्स फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश इटसेल्फ, ओनली ई इज़ एडेड, एक्स्ट्रा ए इज़ एडेड। सो नाउ लेट्स सी द स्टैंजा अगेन। द स्टैंजा इज़, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे। वो कह रहे हैं कि यस्टर नाइट यानी
पिछले रात यानी दिन में सूरज निकला होगा, शाम होते ही ढल मतलब डूब गया। पहले हम लोग जानते थे, हम लोग कहें या फिर पहले के लोग जानते थे, जब ये साइंस में डिस्कवर नहीं हुआ था कि पृथ्वी घूमती है, तो लोगों को यही पता था कि सूरज निकलता है और फिर वो डूब जाता है, फिर निकलता है फिर डूब जाता है। तो ये वही उसी बात का जिक्र हो रहा है कि पिछले रात भी सूरज डूब गया था और येट इज़ हियर टुडे, और फिर यहाँ आज उगा हुआ है, फिर निकला हुआ है, और ये अपना काम निरंतर करते चला जा रहा है, करता रहता है। रोज़ निकलता है, रोज़ डूब जाता है शाम में, रोज़ सुबह निकलता है और फिर शाम में डूब जाता है। और ही हैथ नो डिज़ायर, उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह किसी को दिखाने के लिए निकलता है और फिर किसी कारण से या फिर कुछ नाराज़ होकर डूब जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना काम निरंतर बिना कोई इच्छा के, बिना कोई अपने स्वार्थ के वो अपना काम करते जा रहा है। ही हैथ नो डिज़ायर नॉट सेंस, ना ही उसके पास ना कोई विचार है इस बारे में कि वो क्यों डूब रहा है, क्यों निकल रहा है, और फिर ना ही कोई इच्छा है उसके पास, फिर भी वो अपना काम करते जा रहा है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही कभी वो सन जो है वो शॉर्टकट रास्ता अपनाता है कि मुझे आज जल्दी डूब जाना है या देर से निकलना है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना काम अपने समय से लगातार करते जाता है। देन और लेकिन मेरे पास, अगर सूरज के पास कोई डिज़ायर नहीं है, फिर भी वो निकल रहा है और डूब रहा है, लेकिन मेरे पास तो डिज़ायर है। मैं तो अगर जाऊंगा तो मुझे तुमसे मिलने का ये एक उम्मीद रहेगा। इसलिए फियर नॉट मी, तुम डरो नहीं, मुझको लेके तुम डरो नहीं, मेरा ख्याल दिमाग में लाके तुम घबराओ नहीं। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, लेकिन विश्वास रखो कि मैं जो जर्नी मेरी जो यात्रा होगी वो सूरज से भी तेज होगी, क्योंकि मेरे पास तो एक कारण है तुमसे मिलने का, तुम्हारे पास आने का। तो बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास एक रीज़न है। समझो मेरा जो रीज़न है, तो उससे मेरी यात्रा में बहुत सारे मेरा यात्रा बहुत स्पीडी हो जाता है। जैसे लगता है मानो मुझ में पंख लग गए हों, और स्पर्श देन ही उससे ज़्यादा तेज़ी में मैं काम करता हूँ, बहुत स्पीड में मैं काम करूँगा। इसीलिए सूरज को देख के तुम्हें ये इस चीज़ से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वो बिना किसी कारण के भी डूबता निकलता है। तो मेरे पास तो एक कारण है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक्चुअली ये अपने एक ट्रिप पे यूरोप जा रहे थे, और उसी दौरान उन्हें ये डर लग रहा था कि इनकी वाइफ इनका जो पार्ट अवे हो रहे हैं अपनी वाइफ से दूर हो रहे हैं, तो वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। तो वो इतना समझा रहे हैं और फिर वो उन्हें आश्वस्त भी कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो कंसोलिंग हर इन अ वे दैट ही विल कम बैक। जैसे सूरज रोज़ निकलता और डूबता है, उसी तरह वो सूरज के पास कोई रीज़न नहीं है, वो तो अपने नियम से रोज़ निकलता है, रोज़ डूबता है, लेकिन इनके पास एक कारण है कि इनकी वाइफ या इनकी बिलवड जो है, एनी मोरी नाम था इनका, तो ये वेट कर रही हैं। और अगर ये किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो ये उन्हें बिल्कुल ये ट्रस्ट होना चाहिए उनके वाइफ को कि ये वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि इनके पास एक रीज़न है अपनी वाइफ से मिलने का। तो ये बात उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि मानो मेरी जो जर्नी है उसमें पंख लग जाएंगे और मैं बिल्कुल तेज़ी से तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ओ हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join it to our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. Let us see the difficult words in this stanza, and then I will explain it to you. The difficult word in this stanza is feeble, means weak, फॉर्चून का मतलब भाग्य, लक जो हम बोलते हैं, ज्वाइन अगेन यहाँ पे स्पेलिंग सिर्फ डिफरेंट है, ज्वाइन वही ज्वाइन है, और यहाँ एड और आवर में एक्स्ट्रा ई एडेड है, सो डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स गो टू द पैराग्राफ, थर्ड पैरा, एंड सी द एक्सप्लेनेशन। उसके बारे में हम जानते हैं।
फीबल का मैंने बताया वीक होता है। तो पोएट कह रहे हैं, जॉन डन कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर। इंसान खुद को इतना ताकतवर समझता है, लेकिन वो उसका पावर जो है, उसकी ताकत कितना कमज़ोर है, कितनी कमज़ोर पड़ जाती है। कब कमज़ोर पड़ जाती है तुम गैस कर सकते हो बच्चों? इंसान खुद को इतना पावरफुल बोलता है, लेकिन उसका जो पावर है वो बिल्कुल ही कभी कभी वो अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करने लगता है। और फिर हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना कि ये तो भाग में जो लिखा है वही हो गया, हमारे भाग्य में यही लिखा होगा, इसीलिए ये हुआ। कितना भी कुछ कर लो, जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये उस समय क्या होता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, डेस्टिनी के आगे, भाग्य के आगे हम वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पोएट वही समझा रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर। मैन, इंसान का जो पावर है वो कितना कमज़ोर है, कितना इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। कैसे कमज़ोर पड़ता है? दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। अगर उसकी किस्मत, उसका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा या समय बहुत अच्छा चलता है, तो क्या आप उस समय को बढ़ा सकते हैं? क्या आपके भाग्य में अगर भगवान ने एक दिन के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी का दिन वो दिया है, तो क्या उस दिन को हम अगले दिन भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमें जो खुशी मिलती है, जिसका समय जितना तय है, उतना ही समय के लिए बाद में फिर हम नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। कभी दुख का समय आता है हमारे ज़िंदगी में, तो क्या हम उसे घटा सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं? नहीं। जितना हमें दुख भोगना लिखा होता है, हम उतना हमें भोगना ही पड़ता है। तो इसी बात को पोएट ने अपनी वाइफ को समझाया है। पोएट कह रहे हैं, पहले 2 स्टैंजास जो हैं उसमें पोएट ने उन्हें, अपनी वाइफ को कंसोल एक तरह से किया है, उन्हें समझाया है कि तुम घबराना नहीं, मैं आऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। जिस तरह सूरज अपना काम कर रहा है और लौट के वापस आता है, उसी तरह से मैं भी आऊँगा। और अब वो भाग्य के बारे में चर्चा करते हुए बोल रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। अगर उसका अच्छा समय चल रहा है तो उस समय को वो बढ़ा नहीं सकता है, 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता है। जितना समय उसके भाग्य में अच्छा समय लिखा है उतना ही चलता है, उससे 1 घंटा अधिक वो नहीं बढ़ा सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो समय बीत गया है उसको फिर से जी सकता है। कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो समय बिल्कुल किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर जो समय बीत गया है, बहुत अच्छा मेरे लिए गुजरा, तो मैं चाह कर भी उस समय को फिर से नहीं जी सकती हूँ। अब ज़माना बदल गया है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियोस देख लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसे हम लाइव नहीं जी सकते हैं। आप लोग भी जब बहुत अच्छा कुछ होता है मोमेंट, तो मोमेंट को कैप्चर करते हैं, ये बोल के आप लोग फ़ोटो खिंचवाते हो ना, और या रिकॉर्डिंग करते हो, फिर वो उस चीज़ को वापस तो नहीं ला सकते हो। हाँ, जब आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, व्हेन यू फील नॉस्टैल्जिक, यू जस्ट गो एंड जस्ट वॉच द वीडियोज़ of that beautiful or pleasant moments, but you cannot go back to the moment. Time never waits for anyone. There is a saying also that time and tide waits for no one. तो किसी के लिए समय नहीं रुकता है, एंड सो वी कैनॉट रिकॉल, वी कैनॉट गो बैक टू दैट मोमेंट, और नाइदर वी कैन एक्सटेंड, हम लोग एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं अपना हमारा जो भी अच्छा समय है, जो गुड फॉर्चून है, जो गुड टाइम्स चल रहे हैं, वी कैनॉट एक्सटेंड कि हाँ हम इसे और लंबा कर देते हैं, 1 साल तक हम बहुत खुश रहेंगे। दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, इट इज़ आवर डेस्टिनी। जो हमारे किस्मत में होता है वही होता है, होके ही रहता है। जो नहीं भी मानते हैं इस बात को, दे ऑल्सो हैव टू समटाइम्स एग्री दैट वॉट एवर इज डेस्टाइन्ड टू अस, इट हैपन्स टू अस, even if we how much, अगर if it is bad, something bad is happening, we cannot remove it, हम उसे हटा नहीं सकते हैं, या फिर एक अच्छा चीज़ जो हो रहा है उसे हम उस समय को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो पोएट यही बोल रहे हैं उसी में, एंड वी जॉइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, हम उस चीज़ को रिकॉल, इसके पहले का लाइन था जो कि वी कैन नॉट एड अनदर आवर एंड वी जॉइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, हम कितना भी दम लगा लें, कितना भी ताकत लगा लें, हम उस चीज़ को वापस
नहीं बढ़ा नहीं सकते हैं, उस चीज़ को हम दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, कितना भी कोशिश कर लें, अपना कितना भी बुद्धि लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, हमें जितना जो हमारे हम में डेस्टाइंड है, हमारे नसीब में जितना भी लिखा है, इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, हमें जो भी लिखा है हमें वो भुगतना ही है, चाहे वो खुशी का पल हो या फिर वो दुख का पल हो, जो जितना है हमारे भाग्य में वो हमें झेलना ही पड़ता है। तो यहाँ इस चीज़ को डेस्टिनी को लेके, फॉर्चून को लेके इंसान को लगता है कि वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। इस वक्त लोग हेल्पलेस महसूस करते हैं, सोचते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, वी कैन नॉट चेंज आवर फॉर्चून। तो यही वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। और इसके बाद जब नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स है, वो उसमें अपनी वाइफ को जैसे वो इफ़ शी वेदर शी लव्स हिम और नॉट, इस चीज़ को लेके वो एक जैसे वो मेज़र कर रहे हैं और बता रहे हैं, एक तरह से वो उन्हें समझा रहे हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो क्या होगा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे। When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest, unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me. This was the next stanza. Let's see the hard words first. The difficult words, thou, old English में thou, you अभी modern English में उसको कहते हैं। sighest, इसका ओल्ड इंग्लिश में साइस्ट लिखा है, जो कि अभी साइज होता है, साई बोलते हैं उसको, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में है। इसका मतलब होता है लेट आउट अ डीप ब्रेथ। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आह भरना, कोई काम बहुत भारी या बहुत बड़ा कठिन काम करके हम कहते हैं ये हो गया, तो जो हम सांस छोड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइंग। और फिर वही सब काइंड, सोल, बी, मी, सब में एक्स्ट्रा E is added, so don't get worried about that. Let's see the stanza. I will explain it to you now. When thou sighest, thou sighest not wind. पोएट कह रहा है कि जब आह भरोगी, मैं जब चला जाऊंगा तुमसे दूर, मैं तुमसे जब अलग हो जाऊंगा और तुम जब आह भरोगी, सांस छोड़ोगी या मेरे दुख में आहें भरोगी, तो तुम अपने अंदर से हवा नहीं छोड़ोगी। तुम समझो कि तुम मेरी आत्मा को तुम बहा रही हो। हवा के साथ जो है वो आत्मा मेरा बह रहा है, निकल के हवा के साथ चला जाएगा, जो कि तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं जब तुम्हारे पास नहीं रहूँगा तो मेरी आत्मा तुम में समाहित रहेगी, और तुम जब जोर से आहें भरोगी दुख में, मैं तुमसे जब जुदा हो जाऊँगा और तुम मेरे वियोग में जब आह भरोगी, तो तुम आह में वो हवा, अपनी सांसें नहीं छोड़ोगी, बल्कि तुम मुझे, मेरी आत्मा को खुद से दूर करोगी। When thou weepest, unkindly kind, my life's blood doth decay. पोएट कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरोगी तो तुम मेरी आत्मा को, जो तुम्हारे अंदर समाहित है, मेरी आत्मा को तुम हवा में बहा दोगी। और जब तुम रोगी, अगर तुम मेरे वियोग में रोती हो, यहाँ हमें ध्यान देना है बच्चों कि अनकाइंडली काइंड, ये क्या है? एक अनकाइंडली भी है और काइंड भी है, ये एक ऑक्सीमोरोन है। इसे मैं कभी बाद में किसी क्लास में आपको समझाऊंगी। ऑक्सीमोरोन होता है, बहुत शॉर्ट में बता दे रही हूँ, 2 अपोजिट वर्ड्स। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हम कि मुझे बहुत थोड़ा सा मिला, ये तो बहुत भी मिला और थोड़ा भी मिला बोलते हैं। थोड़ा तुम तो बहुत जल्दी, ऐसे हम लोग उस तरह से बोलते हैं कि जो 2 अपोजिट वर्ड्स को हम लोग एक साथ यूज़ कर देते हैं कि तो जैसे बहुत थोड़ा मिला या बड़ा छोटा है ये चीज़ भी हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये तो बड़ा छोटा है। तो ये बड़ा और छोटा उसी तरह से सिमिलरली अनकाइंडली काइंड, ये ऑक्सीमोरोन है। तो पोएट कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि देन व्हेन, यहाँ पे व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोगी तो तुम मेरे लिए बहुत ही अनकाइंड होगी। तुम काइंड दिखाते हुए तुम खुद को दिखाओगी कि मैं तो अपने बिलवेड के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैं रो रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम बहुत अनकाइंड होगी मेरे साथ। तुम मेरे साथ बिल्कुल निर्दयता वाला पूर्ण व्यवहार कर रही होगी। कैसे भाई? माई लाइफ ब्लड डोथ डिके। तुम जब रोगी, तुम्हारे जब आंसू बहेंगे तो तुम्हारे वो आंसू नहीं होंगे,
वो आंसू के बदले मेरे, समझो कि मेरा ब्लड बह रहा होगा, ब्लड निकल रहा होगा। तो तुम अगर जब ठंडी आहें भरोगी, सांस लोगी, तो तुम मेरी आत्मा को बहाओगी, और जब तुम आंसू बहाओगी तो तुम मेरा खून बहाओगी, समझो। तो इसीलिए इसका मतलब है, पोएट क्या कह रहे हैं अपनी वाइफ को, कह रहे हैं कि ना तुम मेरे वियोग में रोना, और ना ही मेरे वियोग में ठंडी आहें या मतलब आ भरना या उदास होना। तो इस तरह से बहुत चालाकी से वो अपनी वाइफ को अपने लिए रोने से भी मना कर रहे हैं, दुखी होने से भी मना कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे प्यार करती हो। अगर तुम मुझे प्यार करोगी, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेज, तुम जो कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये हो ही नहीं सकता। अगर तुम रोगी और तुम आहें भरोगी और तुम मेरी आत्मा को अपने से दूर करोगी, और तुम अपने मेरा जो खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है वो तुम अगर बहा दोगी अपने आंसुओं के ज़रिए, तो फिर तुम कैसे प्यार करती हो मुझसे। तो इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेज, जैसा तुम बोलती हो, जैसा तुम कहती हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये हो ही नहीं सकता। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तुम्हारे अंदर जो मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर समाहित हूँ, और मेरी आत्मा और मेरा खून सब तुम बहाओगी, बर्बाद करोगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो अगर ये साबित करना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हें मुझसे लगाव है, तो तुम्हें ना रोना होगा और ना मेरे वियोग में आहें भरना होगा। तो ये था आपका द 4th पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। पोएट बहुत चालाकी से अपनी वाइफ को अपने से वो खुद उनसे दूर जा रहे हैं अपनी वाइफ से, तो बहुत ही कनिंगली समझिए, ही इज़ मेकिंग हर और कंसोलिंग हर नॉट टू वीप फॉर हिम, नॉट टू बी सैड थिंकिंग अबाउट हिम। ही इज़ इन अ वे ही इज़ सेइंग, बहुत एक तरह से वो चालाकी से समझा रहे हैं अपनी वाइफ को कि वो दुखी ना हो। Let not thy divining heart forethink me any ill, destiny may take thy part, and may thy fears fulfill. But think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep, alive never parted be. Let's see the difficult words of this stanza. Divining, that is perceiving or guessing, हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, guess कर लेते हैं, वो है divining। और फोरथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग इन एडवांस, कभी कभी कुछ घटना होने वाला होता है तो हम सोचते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होगा क्या पता नहीं, तो पहले से सोच लेना। डेस्टिनी, भाग्य, लक, फेट, और फिर यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा ई एडेड है, सो अगेन डोंट वरी अबाउट दैट वर्ड्स, वो जॉन डन का स्टाइल है। सो द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, यहाँ भी वो अपनी वाइफ को कंसोल कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, आई एम पार्टिंग फ्रॉम यू, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, दुखी मत होना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ये चीज़ तुम सोचना। तो लेट्स सी द लाइन्स अगेन। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोरथिंक मी एनी इल, जैसे मन हमारा कुछ सोचते रहता है, तो जैसे वो कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि तुम्हारा जो दिल है इसे अपने कुछ और मतलब एक्स्ट्रा सोचने मत देना आगे के बारे में। फोरथिंक मी एनी इल, और फोरथिंक यानी पहले से मेरे बारे में, इल यानी बुरा मत सोचने देना, अपने दिल को, अपने मन को मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोचने देना। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हम जैसे अपने हिंदी में कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे जीवा पे सरस्वती होती हैं, हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। तो यहाँ जॉन डन भी अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि कभी भी अपने दिल को, अपने मन को मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचने देना। डेस्टिनी, भाग्य हो सकता है कि तुम्हारा ही पक्ष ले ले, तुम सोचोगी कि पता नहीं क्या हुआ उन्हें, वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं, तो हो सकता है कि जो डेस्टिनी है वो तुम्हारा पार्ट तुम्हारे तरफ हो जाए और वो तुम जो सोच रही हो उल्टा या गलत सोच रही हो वही हो जाएगा, हो सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और ये जो तुम्हारा डर है, भय है, वो कहीं सच ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोरथिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ आगे से ही कुछ बुरा नहीं सोच लेना, क्योंकि हो सकता है कि भाग्य जो है वो तुम्हारा जो भय है, तुम जो उल्टा कुछ सोच रही हो, गलत सोच रही हो मेरे बारे में, कहीं वो सच ना करवा दे। बट
थिंक दैट वी, लेकिन ये सोचना कि हम आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम यानी मैं, और वो जॉन डन अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम ये सोचना कि मैं और तुम दोनों एक ही बेड पे, एक ही बिस्तर पे हैं और एक दूसरे के पीठ करके सोए हैं। तुम उस करवट सोई हो और मैं इस करवट सोई हूँ, बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग टर्न होके, हम लोग करवट लेके सोए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड मी, हमेशा तुम जब भी अकेली हो तुम ये सोचना कि मैं तुम्हारे जस्ट पीठ के पीछे हूँ, और इस तरह से हम कभी फील नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे से जुदा हुए हैं, और हम हमेशा महसूस करेंगे, तुम भी महसूस करोगी कि हमेशा मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुमसे कभी दूर गया ही नहीं था और तुम्हारे पास अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। तुम ये चीज़, ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने पास रखना। अपनी वाइफ को ये कंसोल करते हुए इसके जस्ट पहले वाला पैराग्राफ में हमने देखा कि वो अपनी वाइफ को ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अगर रोगी तो तुम क्या करोगी, अब मेरी अपने आंसुओं के साथ मेरा खून बहाओगी, अगर तुम ठंडी आहें भरोगी तो क्या करोगी, अपनी जो आह भर के जो हवा छोड़ रही हो उससे मेरा आत्मा भी है वो तुम्हारे शरीर से निकल के चला जाएगा। और इसमें फिर समझा रहे हैं कि ये समझ के रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, बैठी हो, सोई हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम अपने रूम में भी हो तो तुम समझना कि मैं तुम्हारे पीठ के पीछे हूँ, और इस तरह से तुम हमेशा मुझे अपने पास महसूस करोगी। हम कभी ऐसा, तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि हम एक दूसरे से कभी जुदा हुए थे, मैं तुमसे कभी दूर गया हूँ, और इस तरह से तुम आराम से रह सकोगी, खुशी खुशी रह सकोगी। तो हमने ये देखा, जो पोएट हैं जॉन डन, वो हमेशा इस बात को हमें याद दिलाते रहते हैं कि जो भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसमें हमें आखिर अंत में उसका जो इटर्नल ट्रूथ है क्या है, वो डेथ, मौत है। हमें जुदा होना ही है, हमें जो डेस्टिनी में लिखा है, भाग्य में लिखा है, उसे झेलना ही है। ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसको हम कम कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं अपने दुख के समय को, और ना ही अपने खुशी के समय को हम बढ़ा सकते हैं। तो इनका बेसिकली जो पोएम्स होता था वो आध्यात्मिक होता था, धर्म से संबंधित होता था, और आप जब भी इनके पोएम्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप इस चीज़ को जी रहे हैं, आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तो ये उनका एक प्यारा सा पोएम था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।